नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हमारे इस खास शो में 24 घंटे की सभी बड़ी खबरों की हम पूरी पड़ताल करेंगे। पूरी रफ्तार के साथ हम आपको खबरों के हर पहलुओं से रूबरू कराएंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए शुरू करते हैं तूफान के सफर का पूरा विश्लेषण। गौरी श्रीवास्तव की हत्या में इस्तेमाल की गई आरी हिमांशु प्रजापति ने खरीदी थी या नहीं खरीदी थी, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन पुलिस वालों ने उस दुकान से आरी जरूर खरीदी है। इस बात को खुद दुकान के मालिक ने साफ किया है। लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिसमें हिमांशु आरी खरीदता हुआ दिखाई पड़े। पुलिस की जो है, आरी खरीदने के साथ साथ उसने इस संजय स्टेशनरी बुक स्टोर से जूट के वो बैग खरीदे जिसमें उसने गौरी के शव को डालकर आगे पीजीआई रोड पर फेंक दिया था। अब सवाल इस बात का है कि अगर उसने दुकान से आरी खरीदी तो उसका सीसीटीवी में फुटेज होना चाहिए। उसने इस दुकान से जूट बैग खरीदा तो भी सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। आगे जाकर दुकान पर एक शराब की दुकान पर शराब पी तो भी सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। इस पूरी रोड पर दर्जनों ऐसी जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में है। इन सारी दुकानों पर, ये काका मार्केट कहलाता है, इन सारी दुकानों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अगर हिमांशु प्रजापति इस रोड से गया था, उस वक्त शराब की दुकान पर गया था, आरी की दुकान पर गया था, स्टेशनरी की दुकान पर, जूट बैग की दुकान पर गया था, तो कहीं न कहीं उसके सीसीटीवी फुटेज जरूर इनमें से किसी न किसी कैमरा में आने चाहिए थे। क्या पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत है? ये सवाल बना हुआ है। हिमांशु ने आरी खरीदी नहीं खरीदी ये साफ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जरूर 50 रुपए में उस तरह की एक आरी खरीद के ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी आरी को हिमांशु प्रजापति की आरी बताकर पुलिस ने अपना दावा पेश किया हो। आपको बता दें कि जिस आरी से गौरी की बॉडी काटने का दावा लखनऊ पुलिस ने किया था, वो आरोपी हिमांशु ने नहीं बल्कि लखनऊ पुलिस के 2 सिपाहियों ने खरीदी थी। इसके लिए दुकानदार को 50 रुपए दिए गए। इस बात का खुलासा खुद दुकानदार ने किया है। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी से इस मामले में बात की है। इसके बाद डीजीपी ने आईजी, एसएसपी और जांच अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। इसमें फैसला लिया गया है कि इस केस में इकट्ठा किए गए दूसरे सबूतों की फॉरेंसिक जांच होगी। लखनऊ गौरी मर्डर केस में आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर ने नया खुलासा किया। ठाकुर के मुताबिक मौके से मिली कथित आरी से बॉडी काटना नामुमकिन है। उनके मुताबिक वो खुद पूरे मामले की तफ्तीश कर जांच रिपोर्ट डीजीपी को देंगे। गौरी के पिता से अमिताभ ठाकुर मिलने पहुंचे थे। गौरी के पिता का कहना है कि हत्या में और लोग शामिल थे। उन्होंने पुलिस से ठीक से जांच करने की भी अपील की। नहीं, हमको अब ये तो नहीं पता कि उनसे चूक हुई है। हमें लग रहा है कि सही मुजरिम तक नहीं पहुंचे बस। तो क्या एक आदमी क्या अकेले एक आदमी का काम लग रहा है आपको जिस तरह से? नहीं, संभवतः नहीं। और जिस आरी को प्रेजेंट किया गया है, ये लग रहा है कि वो आरी हो सकती है? नहीं, उस आरी से कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी वेपन है जो यूज किए गए हैं। राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज सुबह उसमें सनसनी फैल गई जब भाजपा के संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप स्थानीय कांग्रेसी नेता ब्रजेश शुक्ला पर लगाया गया है और पुलिस जो अभी तक जिस तफ्तीश में पता चला है पुलिस को, उसने बताया कि हत्या के पीछे जमीनी विवाद है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं राजू सिंह, उनके भाई की कल रात में हत्या हो गई है, इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मतलब किसको बताया जाता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने FIR के साथ नामित किया हुआ है 6 लोगों को। इसमें ब्रजेश शुक्ला, शैलेंद्र, जितेंद्र और धर्मेंद्र के साथ साथ और 2 अन्य लोग हैं, जो आगे 6 लोगों को नामित किया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनका मोटो बताया जाता है कि जमीनी समिति विवाद इन दोनों के बीच चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने 4 नामजद लोगों बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में सरकार द्वारा चेक डैम निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपया आवंटित किया जाता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत के चलते सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया जाता है। बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड पैकेज से चेक डैम कराए जाते हैं, यहाँ के अधिकारी, ललितपुर के जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, वो उसके लिए नेताओं के साथ मिलकर उसमें बंदरबाट कर लिया जाता है। पूर्व के चेक डैम्स में इनकी शासन द्वारा जांच कराई जा रही है और अभी संज्ञान में ये आया है कि जो नए सिरे से जो टेंडर्स हुए हैं वो नियमानुकूल नहीं हुए हैं।
जिसको लेकर शासन प्रशासन में कई बार शिकायतों तक की गई, लेकिन आज तक जिले के चेकडैमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखा जा रहा है, क्या वो साकार होगा? सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दावा करता है, फैजाबाद का जो महिला अस्पताल है एकदम उसके विपरीत है। महिला अस्पताल में महज 17 डॉक्टरों में से 7 डॉक्टर यहाँ पे है, 10 डॉक्टरों की कमी है, जिसके वजह से मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में यहाँ जो प्रबंधन है, प्रबंधन पे भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मरीज है उनके तामीरदारों की एक शिकायत है कि यहाँ पे बेहद गंदगी है, जिसके वजह से वो जो तामीरदार है वो बीमार पड़ जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों से अवैध वसूली की जाती है। इस सब चीजों को लेकर जो यहाँ का प्रबंधन है वो कहीं भी इस पे संजीदगी से नहीं देख रहा है, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बेहद परेशान हैं और सूबे की सरकार अपने दावों की तो सिर्फ बात कर रही है, लेकिन उसके विपरीत फैजाबाद का महिला अस्पताल बेहद खस्ता हाल है। आगरा में स्वाइन फ्लू के 6 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों आगरा में ही स्वाइन फ्लू के 10 संदिग्ध मामलों की जांच सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिसमें कि अब 6 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू के 6 मामलों की पुष्टि के बाद में स्वास्थ्य विभाग जहां सतर्कता के दावे कर रहा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी हर पल की जानकारी लखनऊ मुख्यालय तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई जागरूकता नहीं है, न सरकार इसका ध्यान दे रही है, न स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है। हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो या इमरजेंसी हो या मेडिसिन विभाग हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो स्वाइन फ्लू से निपटा जाए। ऐसा कोई जागरूकता मेरे को दिखाई नहीं देता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा और आगरा के आसपास के जिलों में स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए कोई भी जागरूकता नहीं दिखाई देती, जो कि स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये को दर्शाती दिखती है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। वाराणसी में गंगा का जल लगातार खारा होते जा रहा है, पीएच की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के बीच प्रत्येक महीने की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है कि हर महीने पीएच की मात्रा बढ़ते जा रही है। बड़ी वजह से मुझे जो लग रहा है गंगा की केवल अल्कलिनिटी की नहीं और विभिन्न जो बीमारियां हैं उसकी मुख्य वजह है जो जितना ही डिस्चार्ज आप निकालते जाएंगे उतना ही इसकी क्वालिटी डिटोरिएट होता चला जाएगा। या दूसरा है, यदि आपने किसी इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया तब भी इसका पॉल्यूटेंट लोड बढ़ता चला जाएगा। गंगा में ये जो खारापन बढ़ रहा है ये सबसे ज्यादा डाउनस्ट्रीम में पाया गया है, यानी मणिकर्णिका घाट से लेकर राजघाट तक के बीच पानी में खारापन ज्यादा पाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है इसकी वजह सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है। अगर लगातार गंगा में गिरने वाले सीवर के पानी को, औद्योगिक कचरे को नहीं रोका गया तो वाराणसी में खारापन लगातार बढ़ते जाएगा। फिलहाल 6.5 से 8.5 तक जो पीएच का सामान्य स्तर है वो बढ़कर 8.69 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में आम बजट प्रस्तुत करने से पहले अखिलेश सरकार ने विकास के एजेंडे को सामने रखा। जनता के सुझाव के आधार पर 44 पेज के बनाए हुए इस विकास के एजेंडे में 165 विषय शामिल हैं, जिसमें 95 पुराने बजट से जुड़े हुए तो 75 नए विषय हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार कुछ फैसले नए लिए गए। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि 4 लेनिंग से मुख्यालय जोड़ा जाए। कभी ऐसी योजना उत्तर प्रदेश की सरकार किसी ने भी फैसला नहीं लिया था, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में था, इसलिए हमने उस दिशा में काम भी किया है। इनमें आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बिजली, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन अखिलेश सरकार के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण विषय होने वाले हैं। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। विधानसभा के तिलक हॉल में आयोजित समारोह में विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे ने सभी को शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धापूर्वक रखूंगा। शपथ लेने वालों में सपा के अशोक वाजपेयी, अहमद हसन, सरोजनी अग्रवाल, राम जतन, साहब सिंह सैनी, वीरेंद्र सिंह के अलावा कानपुर स्नातक क्षेत्र के अरुण पाठक और बीजेपी के लक्ष्मण आचार्य शामिल हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद में 13 नए सदस्य चुने गए हैं, जिनमें से 9 को आज शपथ दिलाई गई। बिहार का सियासी संकट और गहरा गया है। पटना हाई कोर्ट ने जेडीयू विधायक दल के उस फैसले को अवैध ठहराया है जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार की दिल्ली की रणनीति फेल होती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा में सीटों के लिहाज से नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है। उनका खेमा लगातार 130 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहा है, जिसमें जेडीयू के अलावा आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और कुछ निर्दलियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन जीतन राम मांझी संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से मजबूत दिख रहे हैं। ऊपर से हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद नीतीश कुमार की अब तक की सारी कवायद पर पानी फिरता दिख रहा है। माननीय न्यायालय के द्वारा अध्यक्ष महोदय के उस फैसले पे आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके द्वारा उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी को सदन में जदयू विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की थी। क्योंकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार न तो विधायक दल के नेता ही रह गए हैं और न ही मांझी पर की गई कार्रवाई कानूनी तरीके से वैध मानी जाएगी। पटना से दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति के सामने विधायकों की परेड कराकर खुद को सियासी सूरमा साबित करने की कोशिशों में जुटे नीतीश कुमार की राष्ट्रपति से मुलाकात अब सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि बिहार हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी समीकरण पूरी तरह से राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी के रुख से तय होगा। यहाँ आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यपाल का फैसला आने तक रोक जारी रखने के आदेश दिए। इस मामले में मांझी गुट के जेडीयू विधायक राजेश्वर राज ने पटना याचिका में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 को है। याचिकाकर्ता राजेश्वर राज ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले राष्ट्रपति के सामने 130 विधायक की परेड कराई। बिहार के राज्यपाल को आदेश देने की मांग की। नीतीश ने देरी होने पर हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी जताया। नीतीश कुमार के साथ मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात की और इस पूरे हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई ने अपना समर्थन दिया है और एक निर्दलीय ने, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मिलकर भी अपनी बात रखी है और हम लोगों का यही आग्रह है कि इस मामले में तुरंत फैसला होना चाहिए, क्योंकि फैसला लेने में विलंब से वहां का माहौल प्रदूषित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और तत्काल निर्णय लेना चाहिए। यह बात हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भी कही थी। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे दिन जश्न मनाते रहे, लेकिन बड़े नेता सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिल्ली की जनता से किए हुए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। सहयोग भी हमने मांगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें लगातार आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उसमें से 4 बड़े इश्यूज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें जहाँ जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ने वाली है तुरंत। एक तो गांव देहात के जमीनों के मुद्दे हैं, बहुत सारा फोर्स लैंड एक्विजिशन होता है, गांव के जमीनों के मुआवजे के मुद्दे हैं। इसी सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी सरकार के विकास का एजेंडा केंद्र सरकार के सामने रखा। शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सौजन्य मुलाकात की।
अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को हर तरह की मदद देगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद केजरीवाल पर जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वादे जो पूरे करने की बात की गई है वो निभाएं अपने वायदे। वेंकैया ने कहा कि केंद्र सरकार टीम इंडिया की तरह ही काम करेगी। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री ने फोन करके केजरीवाल को बधाई दी और चाय का न्योता दिया। कल केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है, जिसके बाद पीएमओ की ओर से केजरीवाल को 10:30 बजे का वक्त दिया गया है सुबह। खबरें हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता देंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। खासतौर से उसके सदस्यता अभियान की दिल्ली में हवा निकल गई, जिसका बड़ा दम भरा जा रहा था। दिल्ली में बीजेपी ने 27 लाख सदस्य बनाए थे और उसे कुल वोट मिले 28.5 लाख, यानी कुल सदस्यता से महज 1.5 लाख वोट ज्यादा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन ये लक्ष्य उसकी जीत की गारंटी होगा, इस पर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बड़ी बात दिल्ली में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर हुई, जिसका खामियाजा बीजेपी को वहां पर भुगतना पड़ा। यहां भी बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है और कार्यकर्ता इसको लेकर काफी सशंकित है। जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के लोग, बुद्धिजीवी लोग और समाज में काम करने वाले लोग जो पार्टी में आ रहे हैं, वो इस शर्त पर कि हम टिकट की शर्त पर नहीं, लेकिन जो लोग हमको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं उनको वो ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी को इन दोनों ही फ्रंट पर मेहनत करनी होगी, वरना दिल्ली जैसा हाल उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। नोएडा पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज प्राधिकरण के चेयरमैन रामा रमन को प्राधिकरण के जो करप्ट अधिकारी हैं उनका संरक्षक बताया है। हमने उनसे आरटीआई में मांगा था, उन्होंने उसका जवाब दिया है। जवाब उन्होंने भ्रामक धोखे का दिया। हमने उसकी अपील कर दी। अपील करे हुए 15 दिन हो गए। 9 कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं, 15 दिन और उनके पास हैं। इसके बाद गलत बोलेंगे तो राज्य सूचना आयुक्त पे जाएंगे। रमा रमन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये कहने में आज मुझे कोई संकोच नहीं है। साथ ही जो दिल्ली में शिकस्त बीजेपी पार्टी को मिली है, उसके पीछे दिल्ली की कमेटी जो है उसकी समीक्षा करने की बात कही है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मुताबिक यूपी और दिल्ली के चुनाव को एक नजर से देखना गलत है। साथ ही साथ लव जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दे को भी नकारते हुए नजर आए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मुताबिक ये मुद्दे कभी भी बीजेपी के नहीं थे। नीतीश कुमार के 130 विधायकों का ठिकाना बना ग्रेटर नोएडा को लेकर कहीं न कहीं मुलायम, नीतीश और लालू को एक साथ जोड़कर बयान देते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज नोएडा में दिखे। दशकों तक देश की राजनीति में पैर रखने वाले एनडी तिवारी भले ही आज सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हों, लेकिन उनके पुत्र रोहित शेखर अब उनके जीवन पर एक किताब लिखने जा रहे हैं। 5 साल तक उन्होंने विधानसभा में जो भी वक्तव्य दिया, किसी विषय पर भी दिया, उन सारे वक्तव्यों की कॉपी उनके पुत्र शेखर ने मुझसे मांगी है और मैंने अपने सचिव को निर्देश दे दिया है कि उन सारी कॉपी को निकाल करके उनको फैक्स करके भेज दें। वर्तमान है या पूर्व सदस्य है, अगर उसने सदन में कोई वक्तव्य दिया है या उद्बोधन दिया है और वो उस पार्ट को जिसमें उसका अंश हो उसको लेना चाहे वो रिटर्न हो, तो वो रिटर्न अंश को ले सकता है। हाल ही में कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के द्वारा किताबें लिखकर देश की सियासत में भूचाल मचा दिया गया था। अब देखना ये होगा कि एनडी तिवारी के जीवन से जुड़ी इस नई किताब में आखिर कौन से सियासी भूचाल सामने आने वाले हैं।